So we'll use the colors such as yellow for warm currents and white for cold currents. करंट्स को मैप करने से पहले हमें एक बेसिक जनरल सर्कुलेशन पैटर्न पता होना चाहिए. लेट अस अज्यूम कि यहाँ पर दो कॉन्टिनेंट्स हैं और इन दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में सर्कुलेशन कैसे होगी, ओशन करंट्स कैसे फ्लो करेंगे. लेट्स से दिस इज द इक्वेटर. अब इक्वेटर के पास में आपको पता होने चाहिए दो करंट्स जो कि काफी ग्लोबल फिनोमिनन है और ये सब ओशंस में मिलेंगे. दीज आर नोन एज द नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट एंड द साउथ इक्वेटोरियल करंट. Right, so this is the South Equatorial Current and this is the North Equatorial Current. ये आपको पैसिफिक ओशन में भी मिलेगा, अटलांटिक ओशन में भी मिलेगा, इंडियन ओशन में भी मिलेगा. एंड दिस इज द इक्वेटर. अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट क्यों है. नाउ द रीजन इज वेरी सिंपल. हमने डिस्कस किया था कि कोरियोलिस फोर्स का भी इफेक्ट होता है इन शेपिंग द ओशन करंट डायरेक्शन. इक्वेटर के पास में आपको पता होगा कि कोरियोलिस फोर्स 0 के बराबर होती है, जिसकी वजह से जो नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स होते हैं इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर, दे गिव दिस डायरेक्शन टू द नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट एंड द साउथ इक्वेटोरियल करंट रिस्पेक्टिवली. तो जो नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स होंगी वो ईस्ट टू वेस्ट लेके जाएंगी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट को, और जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है इसको साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स ईस्ट टू वेस्ट लेके जाएंगी. उसके बाद बारी आती है फिजियोग्राफी की. सामने एक कॉन्टिनेंट है, इससे आगे ओशन करंट जा नहीं सकता है, तो इट विल हैव टू डिफ्लेक्ट. अब डिफ्लेक्ट करने की वजह से यहाँ पर जो करंट है इट इज कमिंग फ्रॉम अ वार्मर रीजन बिकॉज द इक्वेटोरियल रीजन एंड द ट्रॉपिकल रीजन इज कंपैरेटिवली वार्म कंपेयर्ड टू द टेम्परेट रीजन और द सब ट्रॉपिकल रीजन, इसलिए इसको हम बोलेंगे वार्म करंट. सिमिलरली जो करंट पोल्स की तरफ से आ रहा है, जरूरी नहीं है कि वो पोल से आए, लेकिन अगर वो टेम्परेट रीजन से ट्रॉपिकल रीजन की तरफ जा रहा है या पोल से टेम्परेट रीजन की तरफ आ रहा है तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ कोल्ड करंट बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम अ कंपैरेटिवली कूलर रीजन. यहाँ पे बात कंपैरिजन की हो रही है, बिल्कुल आइस कोल्ड वाटर नहीं होता है. इट इज कंपैरेटिवली कूलर देन द करंट व्हिच इज देयर इन द ट्रॉपिकल रीजन. राइट, सो ये जो वार्म करंट है ये जब पोल्स की तरफ जा रहा होगा इट विल कम अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द वेस्टर्लीज. वेस्टर्लीज के इम्पैक्ट में आके इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर. अब ये राइट और लेफ्ट हम बात कर रहे हैं एज सीन फ्रॉम द सोर्स अलोंग द लाइन ऑफ पाथ. राइट, सो जब ये एक बार राइट मूव कर जाएगा इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, इसको ये साइकिल कंप्लीट करनी होगी. इसलिए ये साइकिल कंप्लीट करने के लिए इट विल मूव टुवर्ड्स द साउथ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड्स द नॉर्थ इन द सदर्न हेमिस्फीयर. इस तरीके से ये साइकिल कंप्लीट होती है ऑफ सरफेस ओशन करंट्स इन द नॉर्दर्न एज वेल एज सदर्न हेमिस्फीयर. राइट, तो अब आप नोटिस करो कि इधर ओशन करंट साइकिल का पैटर्न क्लॉकवाइज है और सदर्न हेमिस्फीयर में ओशन करंट साइकिल का पैटर्न एंटी क्लॉकवाइज है. ये आपको याद रखना है. अब एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि जनरली यू सी द इक्वेटोरियल काउंटर करंट बिटवीन द टू नॉर्थ इक्वेटोरियल एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट्स. ये जनरली इस डायरेक्शन में होता है. दिस इज द इक्वेटोरियल काउंटर करंट. अब ये फ्लो क्यों होता है? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट कहने को इक्वेटोरियल करंट्स है बट ये इक्वेटर पे नहीं होते हैं. दीज आर रफली 0 to 20 डिग्रीज अबव एंड बिलो द इक्वेटर रिस्पेक्टिवली. जनरली 20 डिग्रीज के आसपास मिलता है. अब क्योंकि फिजियोग्राफी होने की वजह से अगर ये शिफ्ट कर गए हैं टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव डायरेक्शंस, यहाँ पर एक वॉइड बनता है, कुछ वाटर यहाँ पे अक्यूमुलेट हो जाता है. अब ये वाटर जो अक्यूमुलेट हुआ है इसको कहीं तो जाना है. एक्सेस वाटर होने की वजह से सिंस देयर इज नो ड्राइविंग फोर्स, ये इस वॉइड को फिल करने के लिए इट फ्लोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द साउथ इक्वेटोरियल एंड नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट्स. तो ये जनरली वेस्ट टू ईस्ट चलता है. द इक्वेटोरियल काउंटर करंट्स मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ये आपको जरूर याद रखना है. राइट, सो ये थ्योरी जनरली सभी केसेस में फिट बैठती है, लेकिन एक केस है विच इज ऑफ द इंडियन ओशन जहाँ पे इंडियन मॉनसून्स का इम्पैक्ट होता है. वहाँ पर ये थ्योरी स्टैंड नहीं करती है कंप्लीटली. क्यों नहीं करती है वो हम देखेंगे, बट बाकी मेजर ओशंस में दिस थ्योरी वर्क्स परफेक्टली. कैसे करती है अभी हम आपको मैप करके दिखाएंगे. राइट, सो ओशन वाटर की सर्कुलेशन हम अभी देखते हैं इन सरफेस करंट्स. लेट अस स्टार्ट विद द पैसिफिक ओशन. उसके पहले एक बार इक्वेटर को ड्रॉ कर लेते हैं. राइट, सो दिस इज द इक्वेटर. अब पैसिफिक ओशन को अगर हम नोटिस करें, सो एज वी डिस्कस दिस इज द नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट एंड दिस इज द साउथ इक्वेटोरियल करंट, और इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वेटोरियल काउंटर करंट है. राइट, सिंस द अर्थ इज राउंड तो यही करंट इस डायरेक्शन से निकल के आएगा. नॉर्थ पैसिफिक ओशन के केस में अगर हम देखें, क्योंकि यहाँ पे लैंड मास है, सो दिस वार्म करंट वुड डिविएट इन दिस डायरेक्शन. अब ये वार्म करंट है,
इस वार्म करंट को हम बोलेंगे कुरोशियो करंट। अब आर्कटिक रीजन से एक करंट आता है टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन विच इज अ कोल्ड करंट। नाउ दिस कोल्ड करंट इज नोन एज द ओयोशियो करंट। अब जहां पर कोल्ड करंट और वार्म करंट मीट करते हैं वो एक बहुत ही अच्छा फिशिंग ग्राउंड बन जाता है। ये आपको याद रखना है कि जिस जिस रीजन में हम कोल्ड करंट्स और वार्म करंट्स को मिक्स होता हुआ देखेंगे, दीज आर परफेक्ट फिशिंग ग्राउंड्स। ऐसे 3 फिशिंग ग्राउंड्स मैं आपको अभी दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको देखना है कुरोशियो और ओयोशियो के मिक्सचर पे ये फिशिंग ग्राउंड नियर जापान। राइट, सो अब ये कुरोशियो करंट विल कम अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द वेस्टर्लीज एंड विल मूव इन दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स द ईस्ट। और ये इस डायरेक्शन निकलने के बाद it will form a cold current because it has been moving in the temperate region for a while now और ये comparatively cold हो चुका है। और ये जो cold current अब move करेगा towards the equator, this is known as the California current। यहाँ पे आपको एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अलास्का करंट भी मिलेगा because of the physiography of this region। सिमिलरली जब हम साउथ पैसिफिक ओशन की बात करेंगे तो जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है इट विल मूव इन द सदर्न डायरेक्शन बिकॉज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो इस करंट को हम बोलते हैं द ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। अब इस करंट को डिविएट होना चाहिए टुवर्ड्स द ईस्ट टू कंप्लीट द साइकिल। ये किस रीजन से होगा? एक तो है वेस्टर्न ईस्ट, दूसरा है द वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। नाउ दिस कोल्ड करंट इज सर्कमवेंटिंग द एंटायर ग्लोब इन दिस डायरेक्शन। अब ये बेसिकली अंटार्कटिका के चारों तरफ चल रहा है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, और यही वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है द कोल्ड करंट विच इज प्रिवेंटिंग द वार्म करंट्स एंड द डीप वाटर ओशियंस रीचिंग अंटार्कटिका एंड वार्मिंग दिस एंटायर कॉन्टिनेंट। इसलिए जितने भी अपवेलिंग जोन बनते हैं वो सदर्न ओशियन में इस वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के पास ही बन जाते हैं। अब ये इतना स्ट्रेट लाइन में क्यों चल रहा है? बिकॉज दीज आर अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द वेस्टर्लीज और इनके पास कोई लैंड फॉर्म नहीं है जो कि इन्हें रोक सके। दैट इज व्हाई दे आर सर्कमवेंटिंग इन स्ट्रेट लाइंस। राइट, सो जब हम इस रीजन में आते हैं तो कंप्लीट द साइकिल द वेस्ट विंड ड्रिफ्ट प्रोवाइड्स एन ऑफशूट ऑफ अ कोल्ड करंट व्हिच इज नोन एज द पेरू करंट और द हम्बोल्ट करंट। पेरुवियन करंट जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इट्स इन्वॉल्वमेंट इन एल नीनो एंड ला नीना। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इन द एल नीनो वीडियो। इस तरीके से साउथ पैसिफिक ओशन की साइकिल कंप्लीट हो जाती है। राइट, सो अब हमें देखना है अटलांटिक ओशन। सबसे पहले हम देखते हैं साउथ अटलांटिक ओशन। अब साउथ अटलांटिक ओशन में सिमिलरली देयर वुड बी अ साउथ इक्वेटोरियल करंट। ये डिविएट होगा बिकॉज ऑफ द फिजियोग्राफी, द लैंडफॉर्म। इट विल मूव इन द सदर्न डायरेक्शन। इसको हम बोलेंगे ब्राजीलियन करंट। इस डायरेक्शन से ऑफशूट आता है ऑफ द वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। इट इज अ कोल्ड करंट एंड इट इज बाय द नेम ऑफ फॉकलैंड करंट। ये फॉकलैंड आइलैंड्स हैं इसलिए इसका नाम है फॉकलैंड करंट। अब यहाँ पर ब्राजीलियन करंट वार्म करंट है, फॉकलैंड करंट एक कोल्ड करंट है। इनके जंक्शन पे जैसा हमने यहाँ देखा था बहुत अच्छा एक फिशिंग ग्राउंड मिलेगा नियर अर्जेंटीना। तो दूसरा फिशिंग ग्राउंड हमने देख लिया है। अब इस करंट को इस साइकिल कंप्लीट करनी होगी। The offshoot of the west wind drift completing this cycle would be the Benguela current। तो हमने साउथ अटलांटिक ओशन की भी साइकिल कंप्लीट होते हुए देख ली है। अब बारी आती है नॉर्थ अटलांटिक ओशन की। अब नॉर्थ अटलांटिक ओशन में इधर आपको मिलेगा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट एंड बाय द वे यू विल फाइंड द इक्वेटोरियल काउंटर करंट हियर आल्सो मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑपोजिट टू दीज करंट्स। अब यहाँ पर लैंड फॉर्म देख के नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द नॉर्थ और एक ऑफशूट निकल के आएगी सर्कमवेंटिंग द गल्फ ऑफ मेक्सिको। फ्लोरिडा के पास में इस वार्म करंट को बोला जाता है गल्फ स्ट्रीम। और इधर आने के बाद कमिंग अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द वेस्टर्लीज एंड बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स दिस विल मूव डायरेक्टली टुवर्ड्स यूरोप। इस एक्सटेंशन को हम बोलते हैं द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। अब एक इंपॉर्टेंट करंट है जो कि कोल्ड करंट है। इट कम्स फ्रॉम दिस डायरेक्शन ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में से, और इस करंट को हम बोलते हैं द लैब्राडोर करंट। अब लैब्राडोर करंट एक कोल्ड करंट है और गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट है, तो इनके जंक्शन पे एक और फिशिंग ग्राउंड बनेगा द थर्ड वन विच इज नियर द लैब्राडोर कोस्ट, द कोस्ट ऑफ न्यूफाउंडलैंड आइलैंड, एंड दिस इज अ वेरी वेरी फेमस फिशिंग ग्राउंड। तो ये 3 फिशिंग ग्राउंड्स आपको याद रखने। Right, so the North Atlantic Drift has an offshoot of the Norwegian current जो कि warm current है, और इन warm currents की खासियत है कि जो यूरोप का ये वाला पार्ट है इसको ये आइस फ्री रखते हैं, स्नो फ्री रखते हैं। इवन इन विंटर्स कोस्टल एरियाज स्नो फ्री रहते हैं,
which is very good for their maritime trade and climate. Right, so ये warm current finally it will try and cover this cycle, और ये जो comparatively cold current बनेगा to complete this cycle, this is known as the Canary current. अब अफ्रीका की वेस्ट कोस्ट पे आपको एक करंट पता होना चाहिए, विच इज एन ऑफशूट ऑफ द इक्वेटोरियल काउंटर करंट. दिस इज नोन एज द गिनिया करंट. राइट, सो इस रीजन में आपको नोटिस करना है द मेडिटेरेनियन सी. नाउ सिंस इट इज एन एनक्लोज सी, इसकी सैलिनिटी बहुत ज़्यादा रहती है बिकॉज यहाँ पर इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होती है. इट इज़ इन द ट्रॉपिकल रीजन, और इवेपोरेशन होने की वजह से जो सॉल्ट कंटेंट है वो रह जाता है बचे हुए पानी में इन दिस वाटर बॉडी. एंड सिंस दिस इज एन एनक्लोज्ड वाटर बॉडी, इसमें इतनी ज़्यादा मिक्सिंग हो नहीं पाती है. सो द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर एंड द सुएज कैनाल आर द ओनली सोर्स दैट द सी हैज़ फॉर मिक्सिंग अप विद द अदर वाटर बॉडीज, द अदर ओशंस ऑफ द रीजन. सैलिनिटी इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहती है. सिमिलरली डेड सी, कैस्पियन सी, यहाँ पर सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है, इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, और जो रिवर्स यहाँ पे फ्लो कर रही हैं दे आर ब्रिंगिंग इन अ लॉट ऑफ सॉल्ट कंटेंट विद द एरोडेड मिनरल्स. तो ये आपको याद रखना है कि कैसे रिवर्स सॉल्ट कंटेंट लेके आती हैं इन अ पर्टिकुलर वाटर बॉडी. इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन से कैसे सॉल्ट कंटेंट फ्लक्चुएट होता है, एंड इवेंचुअली कोल्ड रीजन में आइस फॉर्मेशन से कैसे सॉल्ट कंटेंट बढ़ जाता है. राइट, तो एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि हाउ कम टू रीजन्स इन द सेम लैटिट्यूड हैव डिफरेंट क्लाइमेट्स बिकॉज ऑफ ओशन करंट्स. अब उसके लिए आप वापस इस एग्जांपल को देखो कि कैसे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट यूरोप के रीजन में आइस फ्री विंटर्स दे रही है इन कोस्टल एरिया. सिमिलरली जो कनाडा की ईस्टर्न कोस्ट है, न्यू फाउंडलैंड वाला एरिया, यहाँ पर जो कोल्ड करंट आता है विच इज द लैब्राडोर करंट, दिस क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट ऑफ स्नोई क्लाइमेट. सिमिलर लैटिट्यूड्स होने के बावजूद यहाँ पर अलग अलग क्लाइमेट देखने को मिलता है. दूसरी एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जो कोल्ड करंट्स हैं वहाँ पे जनरली अपवेलिंग जोन्स बनते हैं. दैट इज व्हाई दे आर वेरी गुड फिशिंग ग्राउंड्स. एक और फिनोमेनन आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पर कोल्ड करंट आपको मिलेगा उस वाली कोस्ट पे आपको काफ़ी सारे डेजर्ट्स मिलेंगे. क्योंकि कोल्ड करंट है तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं, बिकॉज कोल्ड करंट होने की वजह से इवेपोरेशन ज़्यादा नहीं हो पाती है. इवेपोरेशन ज़्यादा नहीं होगी तो प्रेसिपिटेशन उस रीजन में कम होगी. दैट इज़ वाई यू फाइंड मोस्ट ऑफ द डेजर्ट्स ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट. फॉर एग्जाम्पल सहारा डेजर्ट जो कि कैनरी करंट के पास में मिलेगा आपको. उसके बाद बेंगुएला करंट के पास में आपको नामीब डेजर्ट मिलेगा. ये काफ़ी जनरल फिनोमेनन है, ये आपको याद होना ज़रूरी है. इसका एक रीज़न ये भी है कि जो ट्रेड विंड्स हैं, द नॉर्थ ईस्टर्ली एंड द साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स, ये अगर इस डायरेक्शन से आ रहे हैं एंड बाय द टाइम दे रीच द कोल्ड करंट रीजन, इनका जो भी मॉइस्चर कंटेंट है वो ख़त्म हो चुका होता है. बिकॉज ये ज़्यादातर प्रेसिपिटेशन इस रीजन से स्टार्ट करते हुए आते हैं, एंड बाय द टाइम दे रीच द कोल्ड करंट्स देयर मॉइस्चर कंटेंट इज वेरी लेस, और ऊपर से कोल्ड करंट होने की वजह से ये यहाँ पर बारिश कर ही नहीं पाते. दैट इज वाई अगर आप साउथ अमेरिका में देखो तो वेस्टर्न कोस्ट पे जो अटाकामा डेजर्ट है, इट इज वन ऑफ द ड्राइएस्ट रीजन्स ऑन द एंटायर प्लैनेट. राइट, तो ये जो साइकिल्स बनती हैं इनको हम बोलते हैं गायर. और नॉर्थ अटलांटिक ओशन में आपको पता होना चाहिए दैट दिस रीजन इज अ वेरी काम सी, बिकॉज ये जो साइकिल बन रही है इसके बीच में एक वॉइड बन जाता है. दिस इज नोन एज द सरगासो सी. सरगासो सी क्योंकि काफ़ी काम रीजन है, काफ़ी काम सी है, इसलिए ये काफ़ी अच्छा फिशिंग ग्राउंड भी है. क्योंकि जनरली फिश जो है वो काम रीजन में ज़्यादा मिलेंगी, रनिंग वाटर में कम मिलेंगी. राइट, तो उसके बाद हमें देखना है लास्ट में इंडियन ओशन वाला रीजन. अब सेम साइकिल हम बनाएंगे. पहले इक्वेटर के सदर्न पार्ट को हम देख लेते हैं. दिस इज द साउथ इक्वेटर करंट एंड दिस विल डिविएट टुवर्ड्स द साउथ. यहाँ पे मोजाम्बिक करंट बनेगा एंड फाइनली इट विल बिकम द एगुलास करंट. फिर वेस्ट विंड ड्रिफ्ट का रोल आ जाएगा एंड फाइनली देयर वुड बी एन ऑफशूट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. दिस वुड बी अ कोल्ड करंट एंड दिस इज नोन एज द वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट. इस तरीके से इक्वेटर के साउथ में इंडियन ओशन में साइकिल कंप्लीट होती है. सिमिलरली इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इक्वेटर इन द इंडियन ओशन विच इज नियर द पेनिनसुला ऑफ इंडिया हमें मिलेगा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट. एंड फाइनली इट विल हेल्प स्ट्रेंथनिंग द इंडियन मॉनसून, क्योंकि इंडियन मॉनसून हमने देखा था कि इसी डायरेक्शन से जाता है टुवर्ड्स द इंडियन पेनिनसुला, और ये साइकिल कुछ इस तरीके से बनेगी. दिस इज ड्यूरिंग द समर्स, जब इंडियन मॉनसून का ऑनसेट होता है.
इस एरिया की एक खासियत है जो कि एक एक्सेप्शन है ऑफ द साइकिल फॉर्मेशन ऑफ ओशन सरफेस करंट्स। ये एक्सेप्शन ये है दैट ड्यूरिंग द रिट्रीटिंग मॉनसून टाइम इन द ऑनसेट ऑफ विंटर्स ये डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाता है और काउंटर इक्वेटोरियल करंट का इम्पैक्ट ज्यादा हो जाता है। देयर वुड बी नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स व्हिच वुड हेल्प द रिट्रीटिंग मॉनसून और ये डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा एंड दिस वुड बिकम एंटी क्लॉकवाइज। पहले डायरेक्शन क्लॉकवाइज था, अब एंटी क्लॉकवाइज हो गया है बिकॉज ऑफ द सीजनल रिवर्सल ऑफ winds due to the Indian monsoons. Right, so this was the entire concepts of ocean currents.